हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। उन एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। ये हमारा सर्कुलर आर्क है। इस सर्कुलर आर्क पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज है इस पर कैपिटल क्यू के बराबर। इस सर्कुलर आर्क का रेडियस है कैपिटल आर के बराबर। और इस सर्कुलर आर्क ने अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है वो एंगल थीटा है। सबसे पहला काम करते हैं कि इस सर्कुलर आर्क का हम ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये लाइन इस सर्कुलर आर्क को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर इस सर्कुलर आर्क ने टोटल एंगल यहाँ थीटा अगर सबटेंड किया है तो इधर का आधा हिस्सा जो एंगल सबटेंड करेगा वो थीटा बाई 2 के बराबर। इधर का जो आधा हिस्सा होगा दैट ये भी थीटा बाई 2 एंगल सबटेंड करेगा। हमारा तरीका ये होगा कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू द आर्क देगा। तो पहला काम करते हैं, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जिन स्मॉल सिमिलर पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है उसमें से एक पार्ट हम कंसिडर करते हैं और इस पार्ट को नाम देते हैं ए। ये स्मॉल सिमिलर पार्ट है, इस पर जो चार्ज होगा वो dq के बराबर होगा। हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं या पहली बार हम जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर निकालना चाहते हैं, इस स्मॉल पार्ट ने एंगल बाइसेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाया है। ये स्मॉल पार्ट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको ए हमने कहा है, ये एंगल बाइसेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है और इस स्मॉल पार्ट ने खुद सेंटर ऑफ द आर्क पर डी अल्फा एंगल सबटेंड किया है। अगर इसने डी अल्फा एंगल सबटेंड किया है तो इस पर चार्ज जो होगा वो डी क्यू कितना होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। अगर थीटा एंगल वाले आर्क पर टोटल चार्ज अगर क्यू के बराबर है तो यूनिट लेंथ वाले आर्क पर जो चार्ज होगा वो क्यू बाई थीटा होगा। और उस कंडीशन में डी अल्फा एंगल वाले आर्क पर जो चार्ज होगा वो डी क्यू के बराबर एंड दिस डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई थीटा इंटू डी अल्फा के बराबर होगा। अब ये जो हमने छोटा सा हिस्सा ए पर कंसिडर किया है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर एस्टैब्लिश करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख लेते हैं, इस डायरेक्शन में होगा और इसको हम लिख लेते हैं कितना, डी ई ए के बराबर। ये जो छोटा हिस्सा हमने कंसिडर किया है, इस छोटे से हिस्से ने, इस स्मॉल पार्ट ने सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश किया है वो डी ई ए के बराबर है। इस डी ई ए का मैग्नीट्यूड होगा डी ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर के बराबर। डी क्यू की वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई थीटा आर स्क्वायर डी अल्फा के बराबर हो गया। इस छोटे से पार्ट एट ए ने जो एंगल बाइसेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाता है और इस छोटे पार्ट ने खुद सेंटर पर डी अल्फा एंगल सबटेंड किया है जिस पर चार्ज डी क्यू है। इसने सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश किया डी ई ए है एट दिस डी ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई थीटा आर स्क्वायर इंटू डी अल्फा के बराबर। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी और सारे जो हिस्से होंगे उन सारे हिस्सों की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और सबका वेक्टर सम करेंगे। हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिमेट्री का बेनिफिट लेना चाहते हैं और सिमेट्री का बेनिफिट लेने के लिए हम इस तरफ भी एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं, एक पार्ट कंसिडर करते हैं जो पार्ट ए पर के पार्ट के सिमिलर होगा। वैसे भी हमने इसको स्मॉल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ जो छोटा पार्ट होगा उसको नाम बी दे लेते हैं, इस पर भी जो चार्ज होगा वो डी क्यू के बराबर और ये बी ए का सिमेट्रिकली अपोजिट है। सिमेट्रिकली अपोजिट का मतलब कि ए पार्ट
इस एंगल बाइसेक्टर से जितना राइट है ये बी पार्ट एंगल बाइसेक्टर से उतना ही लेफ्ट होगा। तो अगर ए पार्ट ने एंगल बाइसेक्टर के साथ राइट में अल्फा एंगल बनाया है तो ये इसके साथ लेफ्ट में अल्फा एंगल बनाएगा, और ये भी यहाँ जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर वो कितना होगा, डी अल्फा के बराबर। इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख लेते हैं ये DE B के बराबर, और हमारी वैल्यू जिस तरह की है उसके हिसाब से इस पर भी चार्ज DQ है, इस पर भी चार्ज DQ है, इसकी भी दूरी यहाँ से R के बराबर है, इसकी भी दूरी R के बराबर है। तो इसका मतलब कि B की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो DEB का मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा। ये एक्सप्रेशन एक चीज सजेस्ट करता है, जितने भी छोटे पार्ट हैं वो सारे सिमिलर हैं। अगर सारे पार्ट सिमिलर हैं तो सब पर चार्ज बराबर होगा, सबकी दूरी सेंटर से बराबर होगी, क्योंकि ये आर्क पर लाई करते हैं और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम सेंटर पर निकाल रहे हैं। तो सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनकी सेंटर से दूरी बराबर है, तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट center due to all elements is same। और कितना होगा, ये DE के बराबर होगा, और इस DE की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई थीटा R स्क्वायर इंटू डी अल्फा के बराबर। लेकिन उनके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, बट directions of electric field intensities due to different elements are different। ठीक, हमने ए और बी दो पार्ट क्यों कंसिडर किए हैं? ए और बी दो पार्ट इसलिए कंसिडर किए हैं कि ये दोनों सिमेट्रिकली अपोजिट पार्ट हैं। सिमेट्रिकली अपोजिट पार्ट इस सेंस में है कि इसने अल्फा एंगल इससे बनाया तो ये भी अल्फा एंगल बनाता है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंगल बाइसेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अल्फा एंगल पर होगी। और इन दोनों सिमेट्रिकली अपोजिट पार्ट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होती हैं उनमें हम सिमेट्री का बेनिफिट ले सकते हैं। सिमेट्री का बेनिफिट लेने के लिए हम एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन इस आर्क के एंगल बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर होगा। अब हमारा तरीका ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स सेम है, लेकिन उनके डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। तो हम एक काम करते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं उनको हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। एक कंपोनेंट हम लेते हैं एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग, दूसरा कंपोनेंट लेते हैं एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर। अब मान लो अगर एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट लेते हैं तो ये जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा DEB साइन अल्फा। इसका अगर इधर का कंपोनेंट लेते हैं तो इसका ये इधर का कंपोनेंट होगा DEA साइन अल्फा। इसका इधर का कंपोनेंट लेंगे और इसका भी इधर का कंपोनेंट लेंगे, इसका इधर का कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा DEA कॉस अल्फा, और इसका इधर का कंपोनेंट होगा DEB कॉस अल्फा के बराबर। ठीक है, मैंने जैसा कहा हम सिमेट्री का बेनिफिट लेना चाहते हैं। ए और बी दोनों सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं। अगर ये दोनों सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंगल बाइसेक्टर के साथ सेम एंगल बनाएंगी, मैग्नीट्यूड दोनों की वजह से बराबर होगा। तो इनके एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे DEA साइन अल्फा और DEB साइन अल्फा एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। जितना DEA साइन अल्फा होगा उतना ही DEB साइन अल्फा होगा, क्योंकि दोनों के लिए DE की वैल्यू सेम है और दोनों का अल्फा सेम है। इसी तरह से जितने भी सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होंगे उन सारे सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे और पेयर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ लिखते हैं। ये इंफॉर्मेशन है DEA साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस DEB
साइन अल्फा। इसका मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू symmetrically opposite elements perpendicular to angle bisector are equal and opposite। ठीक है, इसीलिए ये क्या करेंगे, दे कैंसल आउट इन पेयर। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के जो कंपोनेंट्स होंगे ड्यू टू सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर्क आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल आउट इन पेयर। मतलब जितने भी सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे, राइट और लेफ्ट के जो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग होंगे वो एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होंगे, तो पेयर में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ओनली कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एंगल बाइसेक्टर add to give net electric field intensity। ठीक है, राइट। मतलब हमें सिर्फ इन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़ना है जो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। इसके हिसाब से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी होगी उसको भी एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होना चाहिए। मतलब इस आर्क की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, इसके बराबर होगा DE cos अल्फा के बराबर होगा। DE की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। अगर DE की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो वी विल हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई थीटा R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में आएगा cos अल्फा D अल्फा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ का जो आखिरी एलिमेंट होगा और यहाँ का आखिरी एलिमेंट होगा, ये जो एंगल सबटेंड करेंगे वो -θ/2 टू प्लस θ/2 के बराबर होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई थीटा R स्क्वायर, और ये होगा साइन अल्फा, और कहाँ से कहाँ तक, -θ/2 टू प्लस θ/2 के बराबर। इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया थीटा R स्क्वायर, और ये बचेगा 2 साइन θ/2। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q बाई R स्क्वायर लिख लिया, और इस थीटा को इस 2 के साथ कंबाइन करके और साइन θ/2 के साथ रख देते हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज साइन θ/2 बाई θ/2। This is the final expression for electric field intensity at the center of a circular arc। और जैसा हमने पहले ही कहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर्क। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। इसको एक बार मैं रिकैप कर देता हूं ताकि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो दूर हो जाए। हमने ये कहा कि ये हमारा सर्कुलर आर्क है, इस पर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस R है, इसने अपने सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड किया है। हमने इसको छोटे छोटे स्मॉल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने एक पार्ट कंसिडर किया जिस पर चार्ज Q है,
ये जो पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं ये एंगल बाइसेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर है, और ये छोटा सा पार्ट खुद सेंटर पर डी अल्फा एंगल सबटेंड करता है। तो इस पर जो चार्ज होगा वो यूनिटरी मेथड के हिसाब से dq इज इक्वल टू q बाई थीटा, दैट इज q बाई थीटा इंटू डी अल्फा के बराबर हो जाएगा। इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो DEA दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r स्क्वायर, एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई थीटा r स्क्वायर इनटू डी अल्फा के बराबर। हम लेफ्ट साइड में भी एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ये b है, इस पर भी चार्ज dq के बराबर है, और ये सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, मतलब जितना ये राइट है उतना ही ये लेफ्ट है, दोनों सिमिलर हैं। इसने अल्फा एंगल बनाया है, ये भी अल्फा एंगल बनाएगा, इसने भी यहाँ एंगल डी अल्फा सबटेंड किया है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हो जाएंगी। अब चूंकि इस पर जितना चार्ज है उतना ही इस पर चार्ज है, जो इसकी दूरी है वही इसकी भी दूरी है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, मतलब DEA इज इक्वल टू DEB। इन फैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स सेम होगा, लेकिन उनके डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, उनके डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे, अलग अलग हिस्सों की वजह से डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे। हमें फिर वेक्टर सम करना पड़ेगा, और अगर वेक्टर सम करना होगा तो एक काम करते हैं, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, हम एंगल बाइसेक्टर का ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर। जब हम इनको अलोंग और परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर अगर रिजॉल्व करते हैं तो हम एक चीज ये नोटिस करते हैं कि DEA का जितना कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर, उतना ही कंपोनेंट DEB का भी होगा अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट ये दोनों अपोजिट होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन दोनों अपोजिट होंगे। ये जितना राइट है ये उतना लेफ्ट है, इसका मतलब कि DEA sin अल्फा इज इक्वल टू DEB sin अल्फा, DEA sin अल्फा इज इक्वल टू DEB sin अल्फा। और उससे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस दे कैंसल आउट इन पेयर। मतलब जितने भी हिस्से लेफ्ट में होंगे और राइट में होंगे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स जो एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे वो पेयर में कैंसल आउट हो जाएंगे। और अगर ये पेयर में कैंसल आउट होते हैं तो ओनली कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऐड टू गिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, कॉस अल्फा कंपोनेंट ऐड होंगे, इनको इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेट कौन होगा, कॉस अल्फा की जो वैल्यू, कॉस अल्फा में जो लिमिट हम डालेंगे वो -θ/2 से +θ/2, -θ/2 से +θ/2। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा होगा, और साइन अल्फा होता है, इसमें फिर लिमिट्स अगर डालते हैं तो ये 2 sin θ/2 होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को इस थीटा के साथ कंबाइन कर देते हैं, एंड द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square sin θ/2 by θ/2, and this is directed along angle bisector of r। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये अगला एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये हमारी रिंग है जिसकी वजह से इसके एक्सिस के पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये इस रिंग का सेंटर है, इस रिंग का रेडियस r के बराबर, और इस रिंग पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग इज कैपिटल Q के बराबर। इस रिंग के एक्सिस के इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और जिस एक्सिस के पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट की दूरी सेंटर से r के बराबर है। अगर इस रिंग का साइज, इसका रेडियस अगर इस r की तुलना में बहुत छोटा नहीं है तो हम रिंग को पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। अगर रिंग का रेडियस, उसका साइज अगर इस r की तुलना में छोटा होता तो हम रिंग को पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट करते, और तब हम कूलम्स लॉ की मदद से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लेते। लेकिन इस रिंग का रेडियस, इसका साइज इस r से छोटा नहीं है तो हम इसको पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। तब हमारे पास क्या तरीका होगा,
तब हमारे पास ये तरीका होगा कि इस रिंग को हम स्मॉल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं और इसके बाद जितने भी पार्ट्स हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी उनका वेक्टर सम करते हैं एंड दैट विल गिव अस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। हमने इसको इस तरह के स्मॉल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें एक हम छोटा सा पार्ट यहाँ का कंसिडर करते हैं। इस पार्ट को हम कह लेते हैं ये पार्ट है ए और इस पार्ट पर जो चार्ज है वो डी क्यू के बराबर। इस पार्ट एट ए की दूरी इस एक्सियल पॉइंट से कितनी होगी? इस पार्ट एट ए की दूरी इस एक्सियल पॉइंट से रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगी और इस पार्ट ए की वजह से इस एक्सिस के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी ई ए के बराबर है। ठीक, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब इस पार्ट एट ए की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हम कैलकुलेट करते हैं। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट को ही हम किसके नाम से जानते हैं? पार्ट के नाम से, पार्ट एट ए। ये होगा डी ई ए के बराबर एंड दिस डी ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। इस पार्ट ए की वजह से इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 1/4πε0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली अवे होगी। ये इस पार्ट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डी ए इस डायरेक्शन में होगी। अब हम एक चीज़ रियलाइज करते हैं, जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, तो सारे अगर सिमिलर हैं तो सब पर चार्ज बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी पार्ट्स इसके होंगे उन सब की दूरी इस एक्सियल पॉइंट से सेम होगी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। मतलब सारे पार्ट्स की वजह से इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये नोट करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, या ये कह लेते हैं पार्ट्स ऑफ रिंग सेम होगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, जितने भी इस रिंग के पार्ट्स हैं उन सब पर चार्ज सेम होगा क्योंकि सारे सिमिलर पार्ट्स हैं, सबकी दूरी बराबर होगी और अगर सबकी दूरी बराबर होगी, सब पर चार्ज अगर बराबर होगा तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा, बट उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। उनके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे। यहाँ के पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इससे रेडियली अवे होगी, दूसरे पार्ट्स के लिए उससे रेडियली अवे होगी, तो सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा। बट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट होगा। अलग अलग पार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। बट इसके बावजूद जितने भी पार्ट्स होंगे उन सारे पार्ट्स के लिए ये आर और ये आर सेम है, तो ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी सेम होगा। और अगर सबके लिए ये सारी चीजें अगर सेम होती हैं तो सबके लिए थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल पार्ट्स make same angle theta with axis। सारे जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब पर चार्ज बराबर होगा, उनके लिए आर बराबर होगा, स्मॉल कैपिटल आर बराबर होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर होगा, तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। सारे एक्सिस के साथ बराबर एंगल थीटा बनाएंगे, लेकिन सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा।
तो इस बात को भी यहाँ रियलाइज करते हैं कि जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब की वजह से मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे लेकिन वो सेम एंगल बनाएंगे। अब हमारा तरीका ये होगा कि हम अलग अलग पार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के उनका वेक्टर सम करना चाहते हैं। हम इसमें सिमेट्री का बेनिफिट लेना चाहते हैं ताकि हम काम आसानी से इसको परफॉर्म कर पाएँ। इसके लिए हम एक एलिमेंट यहाँ डिस्कस करते हैं, ये एलिमेंट बी हो गया, ठीक है। इस एलिमेंट पर भी चार्ज होगा कितना, dq के बराबर ही होगा, और a और b डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कहलाते हैं। इसलिए डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि दोनों एक ही डायमीटर के दो अपोजिट एंड्स पर होते हैं, सो दे आर कॉल्ड डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट एट बी होगा इसकी भी जो दूरी, हम पहले ही ये बात समझा चुके हैं कि इसकी दूरी भी किसके बराबर होगी, √r² प्लस r², और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई DEB के बराबर। और जैसा हमने पहले ही ये कहा था कि सबका मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो ये बात यहाँ लिखते हैं, DEA इज इक्वल टू DEB के बराबर, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, DE के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाय r² प्लस r² के बराबर हो गया। सारे पार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनके डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे लेकिन सारे बराबर एंगल बनाएंगे। अब सारे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम करने का एक तरीका यहाँ निकालते हैं जिससे हमारा काम आसान होगा। हम रिजोल्यूशन की मदद से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को ऐड करते हैं। सारे पार्ट, सारे एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं उनको हम रिजोल्यूशन की मदद से जोड़ते हैं। अगर रिजोल्यूशन की मदद से जोड़ते हैं तो इसके लिए हम अपने एक्सिस डिसाइड करते हैं। एक उसको जब रिजॉल्व करेंगे तो हम अलोंग एक्सिस करेंगे और दूसरा एक्सिस के परपेंडिकुलर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये भी बात देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at axial point due to ring is E के बराबर, and this E is equal to इंटीग्रेशन जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं डिफरेंट एलिमेंट की वजह से उनका वेक्टर सम होगा। और मैंने कहा कि हम ये वेक्टर सम इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि इन जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। एक कंपोनेंट लेंगे एक्सिस के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट लेंगे एक्सिस के परपेंडिकुलर, और इसके बाद अलग अलग एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे उनको अलग अलग जोड़ेंगे और उससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक कंपोनेंट आएगा अलोंग एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और उससे दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे। फिर उनको आपस में कंबाइन करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। बट यहाँ ये पाते हैं हम कि ए और बी दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इसने थीटा एंगल बनाया है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं। इन दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट में इस DEA का परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो ये हो गया। इस कंपोनेंट को यहाँ हम लिखते हैं, दिस इज DEA साइन थीटा के बराबर हो गया, ये वाला कंपोनेंट होगा। इसी तरह से इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज DEB साइन थीटा होगा, और ये कौन सा, ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसके बाद इसका इधर का कंपोनेंट होगा और इसका भी इधर का कंपोनेंट होगा। इसका इधर का ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा DEB cos थीटा, और इसका जो इधर का कंपोनेंट होगा दैट इज DEA क्या होगा, cos थीटा। अब एक चीज नोटिस करते हैं, DEA और DEB इन दोनों के जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे। क्यों इक्वल और अपोजिट होंगे, DEA और DEB बराबर है। इनफैक्ट सारे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो DEA DEB बराबर हैं। दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट हैं, दोनों सेम एंगल बनाते हैं, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो DEB साइन थीटा, इसका इधर का कंपोनेंट DEA साइन थीटा, एक ऊपर है दूसरा नीचे है और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए DEA साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस DEB साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब कि जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ
electric field intensity perpendicular to ring axis, perpendicular to ring axis due to diametrically opposite elements इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अपोजिट होंगे मैंने कहा कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सिस रिंग एक्सिस ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। हम कहाँ ले रहे हैं? परपेंडिकुलर टू रिंग एक्सिस कंपोनेंट ले रहे हैं और डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स ले रहे हैं। ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट हैं, डीई ए डीई बी बराबर होंगे और इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा ऊपर होगा डी बी साइन थीटा, इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो डीई ए साइन थीटा। डीई ए और डीई बी बराबर हैं, दोनों का थीटा बराबर है, तो डीई बी साइन थीटा और डीई ए साइन थीटा इक्वल होंगे। एक जितना ऊपर होगा दूसरा उतना ही नीचे होगा, तो ये इक्वल और अपोजिट हो गए। और अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे इसका मतलब कि ये क्या करेंगे? दे कैंसिल आउट इन पेयर, ये पेयर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर पेयर में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इसका मतलब कि ओनली कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू components of electric field intensity due to different elements along ring axis add to give net electric field intensity at axial point। ठीक, तो कौन से ऐड होंगे? जो एक्सिस के अलोंग होंगे। इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू रिंग कितना होगा? ई के बराबर। और इसमें सिर्फ कंपोनेंट्स कौन से ऐड होंगे? जो कंपोनेंट रिंग के एक्सिस के अलोंग होंगे। डी ए साइन थीटा डी बी साइन थीटा का कैंसिल हो गए पेयर में, सारे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से। और यही जो कंपोनेंट होंगे ये सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर ये सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो यही कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे। ये हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसमें कंट्रीब्यूशन इनका नहीं आएगा, सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। मतलब डीई कॉस थीटा, हमने डीई ए डीई बी सबको इक्वल रखा है या इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ डीई कॉस थीटा इसमें ऐड होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे। इसकी वैल्यू डालते हैं। अगर इसकी वैल्यू डालते हैं तो डीई की वैल्यू हमने क्या लिखा है? दैट इज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, डी क्यू हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर कितना? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने में हम ये नोटिस करते हैं कि सारे एलिमेंट्स के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम है, आर की वैल्यू सेम है और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी सबके लिए सेम है। तो ये सारे टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू रिंग होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ये आर भी बाहर आ गया और नीचे बाकी का सारा टर्म भी जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2। और इंटीग्रेट कौन होगा? डी क्यू इंटीग्रेट होगा। अगर डी क्यू इंटीग्रेट होगा इसका मतलब कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन डिफरेंट एलिमेंट्स पर जो चार्जेस हैं उन्हीं का सम होगा, और जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनके चार्जेस को अगर जोड़ देते हैं तो रिंग का टोटल चार्ज मिलता है, रिंग पर टोटल चार्ज मिलता है। एंड दैट इज E इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। इस dq को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज ऑन द रिंग मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर कितना? 3/2।
ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट का एक्सप्रेशन हो गया। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू रिंग। ठीक है, और जैसा हमने पहले ही ये कहा है कि परपेंडिकुलर टू रिंग एक्सिस जो कंपोनेंट्स हैं वो पेयर में कैंसिल होते हैं और सिर्फ यही ऐड हो के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा इट विल बी अलोंग रिंग एक्सिस, ये रिंग के एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग का एट एन एक्सियल पॉइंट। इसमें एक चीज और इसमें शामिल होती है, वो भी क्वेश्चन होता है, उसको भी मैं इसके साथ साथ ही कंप्लीट कर देने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन मिलता है इसमें, वो ये कहता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द एक्सिस विल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। तो उसका हमारे पास तरीका होगा, अगर हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी इसमें है जिसको हम वेरी करके, जिसको हम बदल के और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर सकते हैं, वो क्वांटिटी है आर। आर की वैल्यू हम बदलेंगे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, और हम एक ऐसा पॉइंट चुनेंगे जिस पॉइंट पर आर की वैल्यू इस तरह की होगी कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस के किसी पॉइंट पर अगर मैक्सिमम हो, तो इसके लिए हमारी कंडीशन होती है डी बाई डी आर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, हम डी बाई डी आर को 0 सेट करते हैं। अगर हम डी बाई डी आर को 0 सेट करेंगे तो इसका मतलब कि डी बाई डी आर हो गया, और इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू आर डिवाइडेड बाई ये आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2 एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 0। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उधर ले जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास कितना, डी बाई डी आर इंटू ये आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2 एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 0 होगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 3/2 डिनोमिनेटर का टर्म। इसके बाद जो न्यूमरेटर है उसका 1 हो गया, माइनस आर को ऐसे ही रख लेते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 3/2 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल की पावर 1/2 इंटू 2r के बराबर एंड होल डिवाइडेड बाय इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वो वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट विल बी मैक्सिमम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा, कॉमन फैक्टर्स इसमें से कॉमन बाहर लेके और कैंसिल कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, यहाँ ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 दोनों में से कॉमन कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस कितना बचा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब कि r की वैल्यू कितनी होगी, r/√2 के बराबर, मतलब इसके एक्सिस के उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जिस पॉइंट की दूरी सेंटर से r/√2 के बराबर। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई एंड r इज इक्वल टू r/√2 पॉइंट पर, दूरी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं और उसकी मदद से भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वैरी करेगी। मान लेते हैं ये रिंग है, इस रिंग पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस रिंग पर इस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रिंग का सेंटर हो गया और ये रिंग का एक्सिस हो गया। एक और बात यहाँ रियलाइज करनी होगी कि रिंग पर हमने एक्सियल पॉइंट पर निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगी। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए R की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ेगी, इस पॉइंट पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम अगर इस पॉइंट पर होती है मतलब इसके पहले भी कम होगी, इसके बाद में भी कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है।
मतलब जैसे जैसे इस पॉइंट से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ेगी और बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर इस तरह से देखने की अगर कोशिश करें तो ये इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी और इसके बाद मैक्सिमम होगी और बाद में डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कौन सा है? दिस इज r/√2। ये पॉइंट भी कौन सा होगा? r/√2 के बराबर। ये उसके वेरिएशन का ग्राफ है कि उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। ठीक है, सेंटर पर 0 होगी और जैसे जैसे इसके एक्सिस पर इसके सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी और बढ़ने के बाद r/√2 पर जाकर मैक्सिमम होगी, फिर आगे भी डिक्रीज करेगी। ये उसका ग्राफ होता है एंड इसके साथ इसकी एनालिसिस होगी। एक बात और इसमें नोटिस करेंगे कि अगर ये r बहुत छोटा होगा, अगर ये r बहुत छोटा होगा तो r छोटा होने का मतलब अगर हम ये कहें कि जो बात हमने उस समय रियलाइज किया था कि अगर रिंग का साइज छोटा होगा तो इसको पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, वो यहाँ से एनालाइज हो सकता है। कैसे? अगर रिंग का साइज छोटा होगा तो इसका मतलब कि r की वैल्यू मच लेस देन r होगी और अगर r की वैल्यू मच लेस देन r अगर होती है तो कैपिटल R के कंपैरिजन में स्मॉल r नेग्लेक्ट हो जाएगा और तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज 1/4πε0 हो गया। यहाँ q होगा, यहाँ से r को कैपिटल R को अगर छोड़ दिया तो ये r का क्यूब होगा और r के क्यूब में से एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? q/r² के बराबर होगा। मतलब इस कंडीशन में जो रिंग होगी वो किसके जैसा बिहेव करती है? पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करती है। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग है।